बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो छोटे बच्चों में यरकान जॉन्डिस के बारे में बना रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन ये जब एक छोटा बच्चा पाकिस्तान में जो 60% बच्चे जो अपने टाइम पर पैदा होते हैं उनमें ये जॉन्डिस आ जाता है, और 80% वैसे बच्चे होते हैं जो अपने वक्त से पहले पैदा होते हैं, उनमें से ये यरकान ज़रूर पैदा होता है। अब ये क्यों पैदा होता है, तो इसकी जो मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी यही है कि चूँकि एक बच्चा होता है तो बच्चे में जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो हाई ऑक्सीजन टेंशन पर। तो एक वो वजह है। दूसरी उसकी वजह है कि एक हीमोग्लोबिन जो है ना वो 34 बिलिरुबिन प्रोड्यूस करती है, और बच्चे में हाई हीमोग्लोबिन भी होता है। इसके साथ साथ इनमें जो इंक्रीज़ बिलिरुबिन लोड भी होता है, तकरीबन 18 मिलीग्राम पर डे इनमें लोड होता है। और इसके साथ साथ जो इनकी जो अपटेक होती है वो डिफेक्टिव होती है बाय लीवर, क्योंकि लीवर अभी इतना प्रीमेच्योर होता है। कंजुगेशन भी इनकी डिफेक्टिव होती है, मतलब ड्यू टू प्रीमेच्योरिटी ऑफ लीवर। इसी तरह जो इनकी एक्सक्रीशन है वो भी इस तरह होती है, तो उनमें से ज़्यादा होते हैं। अब जब हमारे पास इसमें बिलिरुबिन की मकदार 5 से ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास जॉन्डिस या यरकान या जिस्म का जो ज़द होना वो नज़र आ जाता है। तो इसमें से दो किस्म के, एक होता है अनकंजुगेटेड इनडायरेक्ट, ठीक है, और एक होता है ये अनकंजुगेटेड जो है ना, ये फिजियोलॉजिकल भी होता है और ये पैथोलॉजिकल भी होता है। मैं फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल को थोड़ा बाद में डिफाइन करता हूँ, और जो कंजुगेटेड होता है डायरेक्ट वो हमेशा ही पैथोलॉजिकल होता है। अब ये अनकंजुगेटेड जो है ना, वो मैंने कहा कि पैथोलॉजिकल, और ये पैथोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल का मतलब ये है कि ऐसा यरकान जो मतलब इतना नुकसानदार नहीं होता, ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। उसके अलामात क्या है? उसके अलामात ये कि ये 24 घंटों के बाद प्रोड्यूस होगा। अगर ये 24 घंटों के बाद प्रोड्यूस होगा और ये इसकी मकदार पर डे 5 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं हो, और इसकी जो हद है वो तकरीबन 12.9 जो कि अपने वक्त पर पैदा होने वाले बच्चे में, या 15 हो उस बच्चे में जो वक्त से पहले पैदा हो, उससे ज़्यादा ना हो, मतलब 12.9 से ज़्यादा ना हो और 15 से ज़्यादा ना हो, तो ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। उसके साथ साथ इसमें बच्चे का जो स्टूल और जो पेशाब का कलर है वो बिल्कुल सही होगा, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हेल्थी होगा, उसमें कोई एनीमिया की वो कोई भी अलामत नहीं होगी। तो ये मतलब हमारे साथ फिजियोलॉजिकल हो गया। अब इसमें पैथोलॉजिकल क्या होता है? पैथोलॉजिकल एक तो ये होता है कि वो 24 घंटों के पहले पैदा होता है। दूसरे, इसके पर डे जो इसकी जो इंक्रीज़ होती है वो 5 से ज़्यादा होते हैं, और इसकी जो मकदार है वो 20 से भी ऊपर चली जाती है, और तो वो हमारे पास उसका पैथोलॉजिकल होगा। पैथोलॉजिकल में जो काजेज़ क्या होते हैं कि मतलब उसमें कितनी काजेज़ हो सकती हैं, क्या वजूहत है? तो सबसे पहले काज तो हीमोलिटिक काज होता है। हीमोलिटिक काज में माँ और बच्चे की जो RH इनकम्पेटिबिलिटी है वो हो जाती है। मतलब जिस तरह लेट सपोज माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो और बच्चे का RH पॉजिटिव हो, तो इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा हमारे पास कभी कभी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिस तरह सल्फोनामाइड्स हो या कोई इन्फेक्शन हो या एंटी मलेरियल, तो इस वजह से भी हो जाती हैं। और बाद औक़ात जो फैमिली में होती हैं G6PD एक डिफिशेंसी एंजाइम होती है, उस वजह से भी होती हैं। इसके अलावा मदर में अगर डायबिटिक है, उसको इन्फेक्शन है, या उसने क्या कहते हैं कोई मेडिसिन ली हुई मलेरिया या नाइट्रोफेरेंटाइन शो या सल्फोनामाइड यूरिया अगर ये ली हो, या कोई बच्चे को बर्ड ट्रामा हो रहा हो, एस्पेक्सिया उसको हो, उसकी जो कार्ड है वो ठीक तरीके से उन्होंने क्लेम ना किया हो, तो उसमें होती हैं। ऐसा बच्चा जब आपके पास आ जाए तो सबसे पहले आपने उसकी जो एग्जामिनेशन करनी है, आपने तो उसको देखना है कि इसका येलो कलर कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, पाँव तक है, सिर्फ ये सबसे पहले चेहरे पर प्रोड्यूस होता है, फिर चेहरे के बाद नीचे आ जाता है और पाँव तक फैलता है। तो सबसे पहले आपने इसको जगह तय करना है कि ये कितना हुआ है, कितना नीचे गया हुआ है। इसको आप उस जगह को ज़रा प्रेस करेंगे तो नीचे से नॉर्मली सफ़ेद सा हो जाता है ना, प्रेस उंगली के प्रेस करने से। लेकिन इसमें अगर आप प्रेस करोगे तो पाँव को प्रेस कर लो, जो पाँव के जो सोल होता है उसको प्रेस कर लो, या आप उसके ताई को प्रेस कर लो, तो नीचे जो
सफ़ेद की जगह वाइट सा दिखेगा, तो इसकी मीन्स कि यहाँ तक जॉन्डिस स्प्रेड हो चुका है। इसके अलावा आपने कोई एरिया ऑफ ब्लीडिंग देखनी है, क्योंकि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं है, ठीक है। सर में बाकी जगहों पर नाक में अपने देखना होता है। फिर इसके बाद आपने उसको पोलिसाथीमिया के लिए देखना है, उसके मुंह और ये जगह देखनी है। इसके साथ साथ आपने उसकी वो स्प्लीन एब्डोमेन पाल्पेट करना है कि वो तो इनलार्ज नहीं है, क्योंकि हेमोरेटिक एनीमिया में ये बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद आपने इसकी जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आपने करना है, कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, रेटिक काउंट करना है। अगर हेमोरेटिक एनीमिया तो उसमें आपके पास हीमोग्लोबिन की मिकदार लो होगी, तकरीबन 12 से कम होगी, और रेटिक काउंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगा, मोर देन 10, जो आपको हेमोरेटिक एनीमिया का काज होगा। इस तरह ये जो जॉन्डिस है ये सेप्स इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, सेप्स की वजह से। तो उसमें सीबीसी में आपको अगर डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा है तो ये उस तरफ जाएगा। इसी तरह आपके पास पोलिसाथीमिया में होता है, तो उसमें आपको हेमोटोक्रिट जो वो 65% से ज़्यादा होगा, तो आपको लगेगा कि इसमें ये है। इसके अलावा आपने मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप करना है, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। डायरेक्ट कॉम टेस्ट करना है, तो ये आपने ये ज़रूर करने हैं। जब ये हो जाए तो आपको मतलब कुछ हद तक पता चल गया कि ये किस वजह से है। तो अब अगर पैथोलॉजिकल है तो आपने फिर इसको देखना है कि इसके हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। एक तो हम उसको फ्लूइड देते हैं, और जब इसके अलावा हम फ़ोटोथेरेपी करते हैं। अगर फ़ोटोथेरेपी किन किन कंडीशन में हम करते हैं, एक तो जब बिलिरुबिन 5 मिलीग्राम कम हो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज लेवल से, तो हम उसमें करते हैं, क्योंकि इसका अपना एक वो होता है, उसमें चेक करते हैं। और अगर सीरम बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड है, जिसके मैंने कहा कि इसका वो दिमाग में चला जाता है, वहाँ से वो परमानेंटली बंदे को माजूर कर लेता है, तो उसमें भी हम करते हैं फ़ोटोथेरेपी। और अगर हीमोलाइटिक काज है तो हम, और या हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का वेट कर रहे हैं, तो हम उसमें फोटोथेरेपी करते हैं। फोटोथेरेपी की जो मैकेनिज़्म है वो उसमें ये है कि लाइट जो है ना वो डिग्रेड करती है टॉक्सिक अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ना, वो 15Z आइसोमर को 15E आइसोमर में कन्वर्ट करती है, जो कि टॉक्सिक नहीं है और एक्सक्रीट हो जाता है लीवर के बगैर, मतलब लीवर के कंजुगेशन के बगैर। इसी तरह हमारे पास जो इन बच्चे होते हैं, हम उसका आई क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि इसको कोई आइज़ का मतलब वो मसला आई इंजरी ना हो जाए, ठीक है, कॉर्नियल एब्रेजन या कंजक्टिवाइटिस या रेटिनल डैमेज ना हो जाए, तो हम आइज़ को वो करते हैं। और डेली डिक्रीज़ बिलिरुबिन 3 to 5 मिलीग्राम इसमें होता है। 24 से 48 घंटों तक हम बच्चे को मैक्सिमम उसमें रख सकते हैं, फिर हम उसके बाद निकाल सकते हैं। इनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, एक तो आपने इसमें बच्चे को फ्लूइड देना है, तकरीबन 30% आपने देना होता है ज़रूर। 30% आप उसकी जो नॉर्मल जो उसकी मिकदार होती है पर डे के हिसाब से जो हम उसका कैलकुलेट करते हैं, उसमें 30% में ज़्यादा देना है, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है पेट्रोथेरेपी की, और ओवर हीटिंग है, डिहाइड्रेशन है, हाइपोथर्मिया है, ख़ासकर सर्दी के मौसम में स्किन रैशेस हो जाते हैं, और स्टूल जो क्या वो डायरिया हो जाता है, क्योंकि बाइल साल्ट इंक्रीज़ हो जाते हैं अनकंजुगेटेड में, और आई इंजरी इसमें हो सकती हैं, और ब्राउन्स बेबी सिंड्रोम इसमें हो सकता है। अब एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हम कब करते हैं कि हम जब सेंसिटाइज आरबीसी को रिमूव करना चाहते हैं, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ को रिमूव करना चाहते हैं, और सर्कुलेटर बिलिरुबिन को रिमूव करना चाहता है, और जो उसकी एनीमिया होता है हम उसको ठीक करना चाहते हैं। इसकी एब्सोल्यूट इंडिकेशन ये है कि बिलिरुबिन 12 से कम हो, कॉम टेस्ट पॉजिटिव हो, सीरम बिलिरुबिन 5 से ज़्यादा हो, और रेटिक काउंट 10 से ज़्यादा हो, तो आपको पता चले कि हेमोरेटिक एनीमिया आप उसको करना चाहते हो। इसके अलावा ये बर्थ वाली बात, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी इंडिकेशन यही है कि बिलिरुबिन 12 से कम हो, और बिलिरुबिन 5 से ज़्यादा हो, कॉम टेस्ट पॉजिटिव हो, रेटिक काउंट टेस्ट से ज़्यादा हो, तो ये बर्थ में। अब अगर बर्थ के बाद फर्स्ट वीक में है, तो उसमें से अगर 20 तक हो जाए, ठीक है, या 1 मिलीग्राम पर हार या 10 मिलीग्राम पर डे से इंक्रीज़ हुआ हो, तो हम उसको करते हैं। या उसके कोई फैमिली में पहले से कोई बच्चे इस वजह से मर चुके हो, तो हम उसमें भी करते हैं। या फोटोथेरेपी हमारे लिए काम नहीं कर सकी, तो हम उसमें भी इसको करते हैं। हम अम्बिलिकल वीन से नॉर्मली करते हैं, लेकिन हम अम्बिलिकल आर्टरी से भी हो सकता है, और ये लार्ज फ्रेक्युलर वेन से भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल इसका जो प्रोसीजर है, तो इसमें से हमने एहतियात करनी है कि उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन इस बच्चे को ज़रूर करनी होती है, और हमें पता लगाना होता है कि फिजियोलॉजिकल है कि पैथोलॉजिकल है, और अगर ये पैथोलॉजिकल है तो फिर हमें इसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करनी है। लेकिन अगर हम इसको फिजियोलॉजिकल सस्पेक्ट कर रहे हैं, और बच्चे के स्टूल या यूरिन में कोई पर्क आ जाए, या बच्चे का जॉन्डिस 2 हफ्तों बाद भी ठीक ना हो रहा हो, तो फिर हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए।